आई होप कि अब मैं लाइव हूँ। जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करें। हेलो एवरीवन। यस, यस सर, हेलो। अगर सब कोई जुड़ चुके हैं तो हम अपना रिएजेंट का लेक्चर सीरीज आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग निकिता। गुड इवनिंग डॉक्टर प्रमोद। स्टार्ट करें क्या? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ हितेश मौर्य वेलकम्स यू टू द IFS केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे एंड सेफ एंड हेल्दी होंगे। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए रिएजेंट की लेक्चर सीरीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे रिएजेंट का लेक्चर नंबर 1। और रिएजेंट जब भी हम पढ़ते हैं हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है कि सर रिएजेंट का सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि हमें पता नहीं लगता कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ों पे कम फोकस करना है और कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम इन सारी दिक्कतों को टैकल करेंगे। हम एक सिस्टमैटिक मैनर में रिएजेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर सब कोई जुड़ चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सेशन को थोड़ा शेयर करें, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। सही है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जितने लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रिएजेंट से हमारी मुलाकात कब होती है? लेट सपोज कि कभी लैब में अगर आपने काम किया हो, या कभी आपको लैब में काम करने का मौका मिला, या अभी आगे चल के मिलेगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? जनरली हम किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं कहूँ तो जनरली सबसे पहली बार हमारी मुलाकात रिएजेंट से कब होती है? जब हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को किसी भी रिएजेंट के प्रेजेंस में डालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? फाइनली उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट रोल हमारा सॉल्वेंट का भी होता है, हमें इसे मिस नहीं करना है। सॉल्वेंट के इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं, ये हम आगे जैसे लेक्चर हमारा बढ़ेगा हम सॉल्वेंट के रोल को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर रिएजेंट के लिए मैं और स्पेसिफिक जाऊं, अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं रिएजेंट के लिए, तो रिएजेंट हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के लिए यूज होता है। FGI स्टैंड्स फॉर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। मतलब कि हम जनरली किसी एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यही रिएजेंट की में हम ओवरऑल करते हैं। पूरी रिएजेंट केमिस्ट्री में मैं कह सकता हूं कि हम यही चीज कर रहे होते हैं। लेकिन देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, अगर हम रिएजेंट को अपनी इनऑर्गेनिक में जो हमने रिडॉक्स केमिस्ट्री पढ़ रखी है उससे कनेक्ट करूं हल्का सा, तो देखिए, लेट सपोज हमने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया या ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप ले लिया, एल्डिहाइड। अब रिडॉक्स में हम सब ने पढ़ रखा है कि सर ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लास 12th में भी पढ़ते आए हैं। सिंपल ऑक्सीजन का जो एडिशन कर देते हैं तो हम कर देते हैं क्या? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। अगर एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में मैंने ऑक्सीजन एटम ऐड कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको मैं कहूँगा यस, एक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। सही है ना। अगर मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन का एडिशन किया, तो हाइड्रोजन का एडिशन तो रिडक्शन का मेथड होता है, तो सिंपली फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो चुका है? नाउ एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। सही है। तो ये बेसिक चीज़ें तो हम करते आ रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ डील कर रहे हैं। डिफरेंस यही है। निकिता कह रही हैं सर साइज बढ़ाओ वर्ड की। ओके निकिता, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा। आई होप मॉलिक्यूल्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? सिंपल से एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास एक कीटोन का मॉलिक्यूल था। अगर हमने इसमें क्या किया? ऑक्सीजन ऐड किया, तो ऑक्सीजन ऐड करने के बाद कीटोन किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा? क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है?
कि कीटोन किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा होगा। अगर कीटोन में हम ऑक्सीजन की एडिशन करेंगे, पार्था कह रहे हैं कंप्लीट होगा सीरीज। यस पार्था, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं पूरी कंप्लीट करूंगा रिएक्शन सीरीज को। संजीव का मैसेज आया एस्टर, बहुत सही संजीव, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप में। सही है। अगर मैंने इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया तो अगेन हमने क्या किया है, एक रिडक्शन का मेथड कर लिया और कुछ इस तरीके से एल्कोहल बन गया। जितनी भी जो भी चीज़ें हमने यहाँ की हैं ये सारी क्या हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे हैं तो हमें चाहिए होगा ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट। क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट्स चाहिए होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से इधर हमें क्या चाहिए होगा, हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है। देखो, रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं कि तो हम हर रिएजेंट को स्टेप बाय स्टेप चलें, मतलब रिएजेंट बाय रिएजेंट पढ़ें। लेकिन देखो, अगर हम रिएजेंट केमिस्ट्री की बात करें तो इसके पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो हम रिएजेंट बाय रिएजेंट चलें, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में आपसे कीमो सेलेक्टिविटी जानने की कोशिश करी, कीमो सेलेक्टिविटी, रीजियो सेलेक्टिविटी, ये टर्म्स आई होप आपने सुन रखे होंगे। क्या मुझे और कोई टर्म कमेंट सेक्शन में बता सकता है। कीमो सेलेक्टिविटी जानने की कोशिश करी, रीजियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करा, या क्या किसी को और कोई टर्म पता है, क्या मुझे कोई और टर्म बता सकता है। आपने इस तरह के कई सारे टर्म सुने होंगे। क्या कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है। स्टीरियो सेलेक्टिव संजीव ने बोला, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें इन चीज़ों के बारे में एग्जामिनर जज करना चाहेगा तो हो सकता है कि हमारा ये मेथड उतना काम ना करे। स्टीरियो सेलेक्टिविटी हो गई, डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी हो गई, एनेंशियो सेलेक्टिविटी हो गई, ये सारे टर्म्स आई होप आपने सुन रखे होंगे। जब भी एग्जामिनर इन बेस पे क्वेश्चन पूछेगा तो जनरली ये मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इस वजह से हम कौन सी अप्रोच को अपनाने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम पूरे रिएजेंट्स को उनके फंक्शन के बेसिस पे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन कवर करेंगे। मतलब कि वो फंक्शन किस हिसाब से करते हैं एक बार उस तरीके से पढ़ेंगे, फिर सारे रिएजेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर हमने कंपैरिजन करके पढ़ लिया तो ये सारे आंसर्स भी हमें कंपैरिजन के थ्रू मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो हमारा जो अप्रोच होने वाला है, हम रिएजेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टारगेट करेंगे। सही है क्या। देखिए, अगर कोई बच्चा स्पेसिफिकली जैम के सिलेबस को टारगेट करेगा तो मैं लेक्चर सीरीज में उसे स्पेसिफिकली बताता रहूँगा कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। और अगर कोई बच्चा एमएससी एंट्रेंस का है या कोई बच्चा एमएससी में है तो आपके लिए तो पूरा रिएजेंट केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो आपको यूज़ आनी ही है। ठीक है, आखिर अब जैम वालों को भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी गेट के पेपर में बैठ सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है तो कुछ टॉपिक्स आपको कवर ज़रूर करने चाहिए। ठीक है ना। अगर हम अपने रिएजेंट्स की क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तो मैं क्या कहूँगा, रिएजेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सबसे पहले जो हमें पढ़ना होगा वो होंगे कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। इस तरह के रिएजेंट्स हम देखेंगे, कुछ हम रिड्यूसिंग रिएजेंट्स देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए नंबर आएगा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स का। सारे वो रिएजेंट्स जो नए फॉर्म हो रहे हैं और जो नए लैब में बनते हैं या पुराने हैं, हम क्या करेंगे, उनको इन कैटेगरीज में टिकाते चलेंगे और उनको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और किस बेसिस पे रिएजेंट्स आते हैं, हमें ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड रिएजेंट्स भी मिल सकते हैं, या मैं कहूँ ओएमसी बेस्ड रिएजेंट्स, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड रिएजेंट्स। ठीक है, और एक लास्ट कैटेगरी हम बनाएंगे जिसमें हम सारी की सारी
मिसलेनियस, सारी की सारी मिसलेनियस रिएजेंट्स को रखेंगे। मिसलेनियस रिएजेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो एमएससी एंट्रेंस के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। और इसमें से कुछ टॉपिक्स तो जैम वालों को भी कवर करना ही है, बाकी रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग और ओएमसी तो सबके लिए ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो हमारा रिएजेंट का होता है वो ये 3 कवर करते हैं, ठीक है। मिसलेनियस भी अभी हम देखेंगे उनमें हमें कौन सी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले पिक करते हैं अपने रिड्यूसिंग रिएजेंट्स को और देखते हैं कि हम रिड्यूसिंग रिएजेंट्स में क्या चीज़ें देखने वाले हैं। पहले पॉइंट वाइज हम क्या करेंगे, क्लासीफाई कर लेते हैं चीज़ों को, एक पिक्चर बना लेते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रिड्यूसिंग रिएजेंट्स की बात करूं, जो पहली कैटेगरी हम रिएजेंट्स की देखने वाले हैं वो हम देखेंगे हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट। हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट, ठीक है। हाइड्राइड स्पीशीज कैसी होती है, H- जैसी स्पीशीज होती है, ठीक है। फर्दर हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड रिएजेंट्स। क्या कोई मुझे इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड रिएजेंट्स का एग्जाम्पल बता सकता है? और एक होती हैं हमारी न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड रिएजेंट्स। कमेंट सेक्शन में दोनों के एग्जाम्पल कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में हमें दोनों के एग्जाम्पल बताइए। हेलो अमानत, कमेंट सेक्शन में कोई क्या मुझे एग्जाम्पल बता सकता है? संजीव, अगर आपको पता हो कोई एग्जाम्पल। योगेश का कमेंट आया LAH, बिल्कुल सही, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स जो बेसिक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स। क्या होगा, एक मेटल सेंटर होगा, उसके साथ हमारे पास एल्युमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन, फिर नेगेटिव चार्ज, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई एक मेटल, सही है, वेरी गुड निकिता, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? अगेन एल्युमिनियम हटा के हमने बोरॉन रख दिया और फिर से ये एग्जाम्पल किसका हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर का हो गया, सही है। इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स के एग्जाम्पल होते हैं BH3, ALH3, ठीक है। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए जो हम देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स में हम किन फंक्शनल ग्रुप को टारगेट करेंगे, तो हम फंक्शनल ग्रुप टारगेट करेंगे कार्बोनिल बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हेलोजन लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड। OET लगा दूँ तो एस्टर बन जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम टारगेट करेंगे, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, कार्बोनिल बेस्ड होंगे। अगर मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या हाइड्राइड किसी भी कार्बोनिल के प्रेजेंस में इस तरह का अटैक दिखा सकता है क्या? क्या हाइड्राइड, इज इट पॉसिबल? क्या ये अटैक पॉसिबल है? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है? क्या हाइड्राइड इस तरह का अटैक दिखा सकता है? क्या हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर सकता है? अगर मैं मोर स्पेसिफिक हो जाऊं तो, अगर मैं मोर स्पेसिफिक हो जाऊं तो निकिता का आंसर आया है यस। और कोई? संजीव का आंसर क्या होगा भाई? क्या इस तरह का रिएक्शन पॉसिबल है हाइड्राइड के लिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इस टाइप का हाइड्राइड में क्या रिएक्शन पॉसिबल है क्या? इस चीज का आंसर अभी हम आगे चल के देखेंगे जब हम हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए नो, इस टाइप का अटैक हाइड्राइड के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर अभी के लिए तो नो है। आखिर ऐसा क्यों होगा ये अभी हम आगे देखेंगे जब हम हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स पढ़ रहे होंगे, सही है। जो लोग भी यस कह रहे हैं प्लीज आप हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स की, जब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा कुछ देर में, जैसे ही क्लासिफिकेशन खत्म होगी हम डायरेक्ट उस पर ही आने वाले हैं, तो इस चीज़ का आंसर ज़रूर लेके जाएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर किसका लगेगा? हाइड्राइड बेस्ड के बाद नंबर आता है डिजॉल्व बेस्ड मेटल्स का। डिजॉल्व बेस्ड मेटल मतलब कि मेटल तो प्रेजेंट होगा लेकिन वो डिजॉल्व फॉर्म में होगा। अगेन फिर से रोल किसका आ गया? सॉल्वेंट का रोल आ गया।
मेटल किस फॉर्म में सॉल्वेंट में डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। कौन कौन से मेटल मिलेंगे हमें, लिथियम मिल सकता है, पोटेशियम मिल सकता है, जिंक मिल सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे क्या मिलेंगे हमें, मेटल्स। और सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर फर्दर पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक हो जाते हैं। आगे चल के हम सॉल्वेंट्स की भी केमिस्ट्री को देखेंगे कि ये कैसे हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, डिजॉल्व मेटल करने के बाद तीसरा नंबर आएगा हमारा मेटल बेस्ड रिएजेंट्स का। इसका मेटल बेस्ड रिएजेंट्स। मेटल बेस्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं भाई, जो मेटल तो प्रेजेंट होगा लेकिन क्या होगा, डिजॉल्व फॉर्म में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या कह लूँ मैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। अच्छा, डिजॉल्व मेटल बेस्ड में हम किस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स को टारगेट करने वाले हैं ये भी जान लेते हैं। तो इसमें हम जनरली बेंजीन जैसे फंक्शनल ग्रुप, या फिर मैं कह लूँ एल्कीन जैसे फंक्शनल ग्रुप, या फिर एल्काइन जैसे फंक्शनल ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जैसे सिस्टम। इस तरह के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को हम टारगेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम। बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम। सही है। अल्फा बीटा क्यों बोला, दिस सेंटर इज योर अल्फा एंड दिस सेंटर इज योर बीटा। अल्फा बीटा सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। सही है। नाउ तो मेटल बेस्ड रिएजेंट में किस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स को हम टारगेट करेंगे, अगेन एल्कीन बेस्ड और एल्काइन बेस्ड रिएजेंट्स को, फंक्शनल ग्रुप्स को हम टारगेट करेंगे। एट लास्ट फोर्थ नंबर पे हम रिड्यूसिंग एजेंट्स में क्या देखने वाले हैं, अगर मैं फोर्थ नंबर बताऊं तो हम देखेंगे ऑक्सीजन रिमूवल, या फिर ऑक्सीजन रिमूविंग बेस्ड रिएजेंट्स। मतलब कि सिंपल हम ऑक्सीजन का क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। आपने इस तरह के रिएजेंट्स जरूर देखे होंगे, फॉर एग्जांपल टोसाइल हाइड्राजोन NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। ये क्या करता है, ये सिंपली ऑक्सीजन का रिमूवल करता है। ठीक है, इन सारी केमिस्ट्रीज को इन डिटेल समझेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। ठीक है, नाउ और क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपने NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 देख रखा होगा बेसिक मीडियम में, और क्या देख रखा होगा आपने, अगर हमने ऑक्सीजन रिमूवल की बात की है तो इस रिएजेंट को हम भूल नहीं सकते हैं। 1-2 पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, SH ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, और फिर हमने डाल दिया रेने निकल। ये डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट हैं। अभी जस्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किन किन टाइप के रिएजेंट्स होंगे। सारे कैटेगरीज में आप एक्सेट्रा जोड़ते चलना। ठीक है, आगे बढ़ें। ये तो चार चीज़ें हो गई जो हमें रिड्यूसिंग रिएजेंट्स में देखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सीधा ऑर्गेनोमेटेलिक्स पे आते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स बेस्ड रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, हमें क्या चीज़ें वहाँ पे कवर करनी है। ठीक है, अगर मैं OMC बेस्ड रिएजेंट्स की बात करूँ तो आपको कौन कौन से मेटल्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मोस्ट कॉमन लिथियम, कॉपर और मैग्नीशियम, तो ये तीन तो मोस्ट कॉमन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी केमिस्ट्री ऊपर जाएगी हमें फॉस्फोरस बेस्ड, सल्फर बेस्ड, जिंक बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड, टिन बेस्ड, इन तरह के रिएजेंट्स के साथ डील करना होगा। ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, OMC बेस्ड रिएजेंट्स में आने वाले हैं। ठीक है, अगर हम OMC बेस्ड रिएजेंट्स को पढ़ रहे हैं तो हमें गिफ्ट में क्या मिलेगा, हमें सारे की सारी कपलिंग रिएक्शंस भी पढ़नी है। हमें यहीं पे सारी की सारी कपलिंग रिएक्शंस भी कवर करनी होंगी। कपलिंग रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो क्या कपलिंग रिएक्शन में कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं, योगेश बोल रहे हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, बिल्कुल सही। कौन कौन से मेटल्स होते हैं, रोडियम बेस्ड, कोबाल्ट बेस्ड, इवन इरिडियम बेस्ड, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स होते हैं जो कपलिंग रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और इनकी भी केमिस्ट्री हमें पढ़नी होगी। ठीक है, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहले लेक्चर के बाद ही हम क्लियर हो जाएंगे कि हमारी जो सीरीज़ है वो कैसी चलने वाली है, कितनी दूर हम जाने वाले हैं। ठीक है, नाउ इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो तो लिथियम, कॉपर और मैग्नीशियम है।
जो कोई भी जैम की तैयारी करेगा उसे ये तीनों चीज़ें तो कवर करनी ही है। बाकी एमएससी वालों के लिए तो मैं फिर से कह रहा हूँ, सब का सब इम्पोर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें ही कवर करनी है, ठीक है। ये तो बात कर ली ओएमसी बेस्ड की। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑक्सीजन बेस्ड पे। मैं थोड़ा क्विक चल रहा हूँ क्योंकि एक बार क्लासिफिकेशन खत्म हो जाए तो फटाफट हम कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीडाइजिंग बेस्ड रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग बेस्ड। तो ऑक्सीडाइजिंग बेस्ड में सबसे पहले तो हम कवर करेंगे वही जो ऑक्सीडाइजिंग में हम पढ़ते आए हैं, वही घिसी पिटी केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल ग्रुप। उसके बाद हम मूव करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन सिस्टम्स की बात करेंगे, ठीक है। एल्कीन्स में आपने डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखे होंगे। अगर हमने एल्कीन की क्या बना दी, इपॉक्साइड रिंग बना दी, तो ये भी क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। या फिर एल्कीन पे हमने डाइओल सिस्टम टिका दिया, मतलब 1,2 पोजीशन पे 2 OH ग्रुप टिका दिए, तो ये भी क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। और मोस्ट फेमस और सबसे ज़्यादा हिट टॉपिक मैं कह लूँ एल्कीन के लिए, तो जो प्रीवोस्ट रिएजेंट और प्रीवोस्ट प्लस मैं कह सकता हूँ वुडवर्ड, ये दो रिएजेंट्स के नाम आपने इस कैटेगरी में ज़रूर सुन रखा होगा, प्रीवोस्ट एंड वुडवर्ड। इसे भी हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। या फिर एल्कीन की क्या करा दें हम, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा दें। इस तरह की भी केमिस्ट्री हम किस में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में ही आएगी। या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकर प्रोसेस, अगर आपने सुन रखा हो, वेल एंड गुड है। वैकर प्रोसेस क्या करता है, टर्मिनल एल्कीन्स को कार्बोनिल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इवन एल्कीन्स की एलाइलिक ऑक्सीडेशन, एल्कीन्स की एलाइलिक ऑक्सीडेशंस के भी मेथड्स को हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की सेकेंड पॉइंट की। एंड लास्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम क्या पढ़ रहे होंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, सही है। ऊपर मैंने क्या स्पेलिंग गलत लिख दी थी, ओ माय गॉड। ऑक्सीडेशन, एक बार हमने ऑक्सीडेशन का पार्ट खत्म कर लिया, उसके बाद क्या बचता है हमारा, हम आते हैं अपने मिसलिनियस पार्ट पे और ये देखते हैं कि हमें मिसलिनियस में आखिर क्या पढ़ना है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। मिसलिनियस पार्ट्स में हम क्या देखेंगे, कोई भी रिएजेंट जो हमारा ऊपर कैटेगरीज में छूट जाता है, हम उसे क्या करेंगे, मिसलिनियस में कवर करेंगे। या फिर जो नॉन ट्रेडिशनल रिएजेंट्स होते हैं, जैसे कि IBX हो गया, और एग्जांपल दे सकता हूँ DCC हो गया, DDQ हो गया, ये सारे रिएजेंट्स हम मिसलिनियस में कवर करेंगे। उससे पहले मिसलिनियस को भी क्लासीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम सिमेट्रिक सिंथेसिस की बात करेंगे, वो सारे रिएजेंट्स जो सिमेट्रिक सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। कभी भी आपको अगर सिंथेसिस की ऑर्गेनिक के लैब में काम करने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री होती है, लेकिन हम आसान करके इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारा बेस तैयार हो जाए। उसके बाद हम कुछ एंजाइमेटिक बेस्ड रिएजेंट्स भी देखेंगे, मतलब कुछ एंजाइम बेस्ड भी रिएजेंट्स होते हैं, उन्हें भी कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करूं तो मिसलेनियस में जो थर्ड पॉइंट हमें देखना है वो है प्रोटेक्शन बेस्ड रिएजेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन बेस्ड रिएजेंट, सही है। प्रोटेक्शन बेस्ड रिएजेंट्स फोकस करेंगे जैम वाले भी और नेट, और अगर कोई MSc एंट्रेंस का बच्चा है तो वो भी ज़रूर फोकस करेगा किस पे, प्रोटेक्शन बेस्ड रिएजेंट्स पे। फिर फॉलोइंग फोर्थ कैटेगरी हम किसकी बनाएंगे, सारे जो मॉडल्स होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल क्रैम्स मॉडल कह लूँ, प्रीलॉग मॉडल कह लूँ, या फिर किसकी बात कर लूँ, फेल्किन एंड मॉडल की बात करूँ, और क्या कह सकते हैं,
पेल्किन के बाद एक हमारा होता है इवांस मॉडल। इन सारी मॉडलों की बात हम इस अपने फोर्थ कैटेगरी ऑफ मिसलिनियस के पार्ट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिएजेंट्स हमारे छूट जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ IBX जैसे रिएजेंट, टेम्पो जैसे रिएजेंट्स, TEMPO, टेम्पो जैसे रिएजेंट्स, एंड आई कैन से ट्राईब्यूटाइल, SNH जैसे रिएजेंट्स। इवन मैं और ऐड कर देता हूँ DCC, DDQ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। ये हम कवर करेंगे अपने मिसलिनियस पार्ट में। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बन जाता है। और जो स्पेसिफिकली जैम के बच्चे हैं, आपके लिए ट्रैम्स मॉडल वाला जो पार्ट है, इस बार से आपको ये भी पढ़ना है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन वाला टॉपिक कवर करना है। आप जैम वालों के लिए ये दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी एंट्रेंस वाले, MSc एंट्रेंस वाले तो आपको तब ही कवर करना है, ठीक है। अब फाइनली हमने अपनी सारी केमिस्ट्री देख ली, किस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले। सबसे पहला अपना रिएजेंट उठाते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, और आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हाइड्राइड माइनस क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, या फिर क्यों कार्बोनिल सेंटर पे बिहेव नहीं करेगा। कौन सी रिएजेंट हम उठाने वाले हैं? रिड्यूसिंग बेस्ड रिएजेंट, या फिर कह लूँ रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट्स। अगर रिडक्शन की बेसिक डेफिनेशंस की बात करूं जो हम पढ़ते आए हैं, तो वो कौन सी हो सकती हैं? हम पहली डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। इवन मैं कह सकता हूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन। वेयर एज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को भी हम रिडक्शन ही कहेंगे। ये 4 डेफिनेशंस होती हैं किसके लिए? रिडक्शन मेथड के लिए। आई होप आप सब ने इन 4 जो आपकी डेफिनेशंस हैं बेसिक एलिमेंट्री क्लास में पढ़ रखा होगा। निकिता कह रही हैं कैन, बिल्कुल कैन को भी इंक्लूड करेंगे। एक्सेट्रा लगा लीजिए आप मिसलेनियस में, जितने भी मिसलेनियस रिएजेंट्स होंगे हम उनको वहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव जो स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखी हैं, जैसे कैरोथस, क्लेडेन, इन सारे बुक्स में, इवन डिफरेंट टाइप्स के बुक में जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं ऑर्गेनिक के लिए, ज्यूफिल हो गई, स्टैंडबर्ग हो गई, यहाँ पे जो नए टाइप के रिएजेंट्स हैं उनको हम मिसलेनियस में सेपरेटली कवर करेंगे। सही है ना? ये हो गया हमारा रिडक्शन का 4 डेफिनेशन। अब हम आते हैं अपने हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स। हाइड्राइड की केमिस्ट्री समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हाइड्राइड होता क्या है? हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इज अवर हाइड्राइड। हाइड्राइड के बारे में अगर आप जानते हो तो हाइड्राइड की साइज़ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। इट मीन्स मैं कहूँ, अगर हाइड्राइड की साइज़ की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज्ड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डिफ्यूज्ड फॉर्म में है। अगर नेगेटिव चार्ज डिफ्यूज्ड फॉर्म में है, इसका मतलब वो स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है। और मैं इस सेंटर को क्या कह सकता हूँ? अगर डिफ्यूज्ड फॉर्म में है तो इस सेंटर को मैं एक सॉफ्ट सेंटर कहूँगा। अगर आप HACB प्रिंसिपल्स जानते हैं तो HACB प्रिंसिपल क्या कहता है? HACB प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करिए, हमेशा हार्ड सेंटर हार्ड से इंटरेक्ट करना चाहता है और सॉफ्ट सेंटर सॉफ्ट से इंटरेक्ट करना चाहता है, ठीक है। बैक टू आवर कार्बोनिल। अगर मैं अपने कार्बोनिल पे वापस आता हूँ तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? वी आर हैविंग अ कार्बोनिल, कुछ इस तरीके से। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ क्या करेगा? पुल करके रखेगा। इट मीन्स इस सेंटर पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। और कार्बोनिल का जो कार्बन सेंटर होता है वो एक हार्ड सेंटर होता है। तो क्या हाइड्राइड जो कि एक सॉफ्ट सेंटर है वो इससे इंटरेक्ट करेगा? तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं सर, ये इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। ये तो इसका एक मेथड हो गया एक्सप्लेनेशन का। जो लोग भी चैट बॉक्स में यस कह रहे थे वो ज़रूरी ध्यान से सुने कि एक हार्ड सॉफ्ट सेंटर इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनते चलना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर दिक्कत, तो इसको क्या और कोई थ्योरी भी सपोर्ट करती है? फिर हम चले एमओटी थ्योरी के पास। क्या एमओटी जो अब तक की सबसे वेल डिफाइंड थ्योरी है, क्या वो भी इस फैक्टर को सपोर्ट करती है? तो एमओटी से समझते हैं कि हाइड्राइड हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या फिर एक बेस की तरह बिहेव करेगा।
HCl ने तो जवाब दे दिया कि सर ये नहीं बिहेव करने वाला है, किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर हम कार्बोनिल सेंटर की MOT ड्रॉ करें, एक साइड हमारे पास है क्या, कार्बन, और एक साइड है हमारे पास ऑक्सीजन। क्या होगा, कार्बन अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके आएगा, ऑक्सीजन अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके आएगा, दोनों मिक्स करेंगे। अगर मैं कार्बन के 2p की बात करूं यहाँ, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका 2p कहीं यहाँ लाई करेगा, सही है। तो जब ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होने वाला है, हमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने वाला है, सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये किसका, MOT का। इट मीन्स कुछ इस तरीके से हमें दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल गए। मैं कार्बोनिल सेंटर की बात कर रहा हूं, उसकी MOT समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस वॉज योर पाई ऑर्बिटल और ये आपका पाई स्टार ऑर्बिटल। सिग्मा की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिग्मा कहीं नीचे बना पड़ा होगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। कार्बोनिल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वो कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन जब हमने क्या किया, और इसके बॉन्डिंग में क्या इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, और इसका जो पाई स्टार होगा वो वेकेंट होगा, और इसी वेकेंट ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, लूमो कहते हैं। वाई, बिकॉज दिस इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है। अब जब हाइड्राइड माइनस आएगा कार्बोनिल के पास अटैक करने के लिए, तो हाइड्राइड के जो 1s ऑर्बिटल है वो कहीं यहाँ लाई करेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, और इसको मैं कैसे बोलूँगा, दिस इज होमो ऑफ हाइड्राइड, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर मैं इस गैप की बात करूं, अगर हाइड्राइड को कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करना ही था, अगर करना ही था, तो उसे इसके लूमो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालनी होती। इट मीन्स इसको इसके लूमो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालनी होती, बट ये जो गैप होता है इन द केस ऑफ हाइड्राइड एंड पाई स्टार ऑफ CO बहुत ही ज़्यादा होता है, और हाइड्राइड उस गैप को ओवरकम नहीं कर पाता। यही रीज़न होता है कि MOT भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि हाइड्राइड माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। सारे कॉन्सेप्ट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या था हमारे पास, कार्बोनिल सेंटर और एक हाइड्राइड, तो ये कभी भी जाके इस तरह का अटैक नहीं शो करने वाला है। हमने 2 थ्योरी से देखा, एक तो HCl थ्योरी भी यही कहती है और MOT भी यही कहती है, सही है। तो फिर साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि सर क्या किया जाए, क्या किया जाए कि हम हाइड्राइड को रिएक्शन में इंक्लूड कर लें। क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि मैं क्या कर सकता हूं आगे, क्या कोई बता सकता है क्या? थोड़ा सोचिए, हमने रिएजेंट्स को देख रखा है, तो हाइड्राइड वहां पे किस फॉर्म में प्रेजेंट थे, थोड़ा हिंट भी दे दिया है मैंने। क्या कोई बता सकता है कि आखिर हाइड्राइड्स फिर रिएक्ट कैसे करेंगे कार्बोनिल से, आखिर फिर रिएक्शन पॉसिबल कैसे हो पा रही है? देखो, साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्हें लगा कि ठीक है, हाइड्राइड अभी न्यूक्लियोफाइल के पास तो एज अ न्यूक्लियोफाइल तो बिहेव नहीं कर पा रहा, तो अगर इसकी आयनिक चार्ज को, इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। मतलब कि अगर मैं इस हाइड्राइड के ऊपर लगे चार्ज को कंट्रोल कर लूं, तो क्या हो सकता है कि इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, मतलब इसकी सॉफ्टनेस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसके आयनिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर दूं, अगर मैं इसकी आयनिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर दूं, विजय कह रहे हैं पोलैरिटी मोर करके विथ मेटल। बिल्कुल सही विजय, आप सही दिशा में जा रहे हैं। देखो, साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम इसके आयनिक कैरेक्टर को कम कर दें तो इसकी सॉफ्टनेस कम हो जाएगी। मतलब कि हम चाहते थे इसकी सॉफ्टनेस जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसके लिए क्या किया हमने, इन हाइड्राइडों को मेटल सेंटर से बाइंड कर दिया, और अभी तक जो हाइड्रोजन पे चार्ज नेगेटिव था वो चेंज हो चुका है डेल्टा नेगेटिव पे। मतलब कि हमने क्या किया है, आयनिक कैरेक्टर्स को डिक्रीज कर दिया है फॉर दी हाइड्राइड। मतलब अगर जैसे ही किसी हाइड्राइड को मेटल सेंटर से बाइंड करोगे, वो कैसा बिहेव करने लगेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा।
क्यों? क्योंकि उसकी जो सॉफ्टनेस थी वो कम हो चुकी है, या फिर मैं कहूँ जो उसका 1s का ऑर्बिटल था और उसके जो पाई स्टार में गैप था वो डिक्रीज हो चुका है। दोनों रीजंस एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमने मेटल के साथ हाइड्राइड को बाइंड कर दिया तो क्यों अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर पा रहा है। सही है। आई होप कि हाइड्राइड की आपको जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि हाइड्राइड आखिर हमें हमेशा जब भी हम रिएजेंट्स लेते हैं, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट्स मेटल के साथ ही क्यों मिलते हैं। ठीक है, यही कारण है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करें। सही है। चलो, अब जब हम रिड्यूसिंग रिएजेंट्स पे आते हैं, हमने हाइड्राइड का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो हमें दो तरह के रिड्यूसिंग रिएजेंट्स मिलते हैं। एक तो न्यूक्लियोफिलिक बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स और एक हमें मिला था इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। ठीक है। चलो, तो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग बेस्ड रिएजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमने अभी एग्जांपल देखा है मेटल सेंटर अटैच्ड विथ एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं मेटल सेंटर अटैच्ड विथ बोरॉन H4। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, अब हाइड्राइडो को एल्युमिनियम और बोरॉन जैसे मेटल से बाइंड कर दिया ताकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए और वो थोड़ा सा बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाए। सही है। और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोफिलिक का भी एग्जांपल हमने देखा है, फॉर एग्जांपल AlS3 एंड BF3। जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होंगे ना, उनमें हमेशा मैं कहूं तो डायरेक्ट शिफ्टिंग होती है हाइड्राइड्स की। कैसी शिफ्टिंग होती है? डायरेक्ट शिफ्टिंग होती है। जबकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड है ना, उनके केस में हमें इनडायरेक्ट शिफ्टिंग मिलेगी। तुम बोलोगे सर ये डायरेक्ट शिफ्टिंग और इनडायरेक्ट शिफ्टिंग क्या भला है? बिल्कुल, अभी समझते हैं क्या भला है। देखो, हाइड्राइड में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि हम कार्बोनिल्स जैसे सिस्टम को टारगेट करने वाले हैं। तो अगर मेरे सामने एक कार्बोनिल आ गया लेट से, और उसके प्रेजेंस में मैंने अपना रिएजेंट रख दिया एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस पे है नेगेटिव चार्ज और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई भी एक मेटल आयन लगा रखा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब हमने इसको एल्युमिनियम से बाइंड कर दिया। ठीक है ना। दूसरी जगह पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, अगेन एक कार्बोनिल सेंटर होगा और उसके प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो सकता है, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट प्रेजेंट होगा। मैं क्या लिख सकता हूँ, PS3 जैसा रिएजेंट लिख सकता हूँ। सही है ना। अगर मैं डायरेक्ट शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं तो बहुत ही ध्यान से देखना, एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब वो हमेशा डोनेट ही करना चाहेगा। इट मींस ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो ये क्या करने वाला है, कार्बोनिल के पाई स्टार ऑर्बिटल में जाने वाला है, या मैं कह लूं कार्बोनिल के डेल्टा पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करने वाला है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो ये शिफ्टिंग कैसी हो रही है, डायरेक्टली हाइड्राइड आपका रिएजेंट से कार्बोनिल पे शिफ्ट हो रहा है। सही है। इसका मतलब अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं आपके सामने तो क्या बन रहा होगा, O-, ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये रहा आपका, ये रही आपकी हाइड्रोजन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से शिफ्ट होकर आया है। नेक्स्ट स्टेप हम सबको पता है क्या हो जाएगा, अगर मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दूं, एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस कर दूं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक एल्कोहलिक स्पीशीज हमने जनरेट कर ली। शिफ्टिंग कैसी हुई भाई, डायरेक्ट शिफ्टिंग हुई। और इनडायरेक्ट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है ये भी देख लेते हैं। जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड रिएजेंट्स लिया तो बोरॉन के पास क्या प्रेजेंट है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट। इसका मतलब बोरॉन पहले अपनी डेफिशिएंसी कम करना चाहेगा, तब तो कहीं जाके हाइड्राइड डोनेट करेगा। इट मींस सबसे पहले क्या होने वाला है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। दिस लोन पेयर इज गोइंग टू बी डोनेटेड इनटू द वेकेंट p ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन। सही है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे आपके। इसका मतलब क्या होने वाला है, सबसे पहले तो एक स्पीशीज जनरेट कर लो जिसमें कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोरॉन से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर अब मैं ध्यान से देखूं, बोरॉन ने अब 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं। इसका मतलब यस, अब बोरॉन हाइड्राइड डोनेट करने की स्थिति में आ चुका है। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ मूव करेगी
and finally we are going to convert this into a alcoholic product। सही है। इस सेंटर पे क्या लगा है, BH2 ग्रुप along with the हाइड्रोजन। फिर से क्या करी हमने, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड क्लीव करना, इधर हाइड्रोजन पकड़ाया और इधर ऑक्सीजन पकड़ाया, सिंपल है। और फिर यहाँ पे हमने अपना एल्कोहल जनरेट कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी हमारी किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड और न्यूक्लियोफिलिक बेस्ड रिएजेंट्स की। ठीक है, आई होप अब ये विजिबल होगा। ठीक है, नाउ अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, ये हमने समझ लिया कि जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक होंगे वो इनडायरेक्ट शिफ्टिंग करेंगे, जबकि हमारे जो न्यूक्लियोफिलिक बेस्ड रिएजेंट्स हैं हमेशा डायरेक्ट शिफ्टिंग की तरफ मूव कर रहे होंगे। सही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जब हमने दो फंक्शनल ग्रुप्स एक ही मॉलिक्यूल में ले लिए, फॉर एग्जांपल एक कार्बोनिल ले लिया और एक एस्टर ले लिया और इसे डाल दिया NaBH4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या पता लगा कि भाई साहब इसने क्या किया, इसने, या फिर सिंपल ऐसा करते हैं, सिंपल एक एस्टर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हमने एक सिंपल एस्टर का मॉलिक्यूल लिया, NaBH4 ने क्या किया, कोई रिडक्शन ही नहीं शो करी, जबकि बोरॉन के पास क्या है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, डोनेशन तो होनी चाहिए थी भाई, लेकिन यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं हुई। और जैसे ही हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला तो रिडक्शन पॉसिबल हो गई। आखिर इसका रीज़न क्या था? क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या है? NaBH4 ने बोरॉन हाइड्रोजन के केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों नहीं डोनेट हुई, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोजन के केस में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब डोनेट हो रही थी? कैन एनीबडी टेल? क्या कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों नहीं डोनेट हो पा रही है, जबकि एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में हो पा रही है? हमने अब तक सारी यही केमिस्ट्री पढ़ रखी है कि NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, याद कर रखी हैं चीज़ें, पर सवाल खड़ा होता है क्यों नहीं करता है सर, क्यों नहीं करता है? आखिर बोरॉन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में ऐसा क्या हो गया? प्रियंका कह रही हैं लिथियम स्ट्रॉन्ग, आखिर वही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं प्रियंका आपसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग क्यों है और सोडियम बोरोहाइड्राइड आखिर वीक क्यों है? आखिर ऐसा रीजन क्या है कि मैं उसे वीक कहूं? अभी तक हमने देखा था कि हाइड्राइड को मेटल सेंटर से बाइंड करना था भाई, तो हमने एक बार एल्युमिनियम के साथ पकड़ा दिया और एक बार बोरॉन के साथ पकड़ा दिया। तो आखिर बोरॉन के केस में ऐसा क्या हुआ कि वो वीक होने लगा? वही रीजन जानना चाहता हूं। क्या कोई बता सकता है कि वो रीजन आखिर क्या है? निकिता, क्या आपको पता है आंसर? योगेश, अमानत, संजीव, क्या कोई कमेंट करेगा? आखिर ऐसा रीजन क्यों है कि NaBH4 को अभी तक हम हमेशा वीक कहते आए थे? आखिर इस वीक रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? ये आखिर वीक हुआ तो हुआ कैसे? प्रियंका ने दूसरा आंसर दिया है Na हैविंग मोर साइज देन लिथियम। ठीक है, इस चीज़ को भी आगे देखेंगे कि क्या मेटल्स के कोई रोल होते हैं, सोडियम का क्या कोई रोल है, लेकिन आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हो, आपको थोड़ा पीछे आना है। प्रियंका आप जा सही रहे हो, थोड़ा और पीछे आना है आपको। निकिता का आंसर है लिथियम हैव मोस्ट कोऑर्डिनेटिंग टेंडेंसी। इधर उधर आंसर जा रहा है निकिता, एप्रोप्रिएट आंसर नहीं आ रहा, एप्रोप्रिएट आंसर नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हो, मेटल सेंटर्स पे मत जाओ, थोड़ा पीछे आओ, बॉन्ड पे फोकस करो। आखिर बॉन्ड में क्या अंतर हो रहा है कि ये इस तरीके से वीक बिहेव कर रहा है? और किसी के पास आंसर नहीं है क्या? और किसी के पास आंसर नहीं है क्या? संजीव, मदन, योगेश, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, विजय का आंसर आया है बिकॉज ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। अरे भाई, दोनों केस में कहाँ वेकेंट है? बोरॉन ने भी 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं, ध्यान से देखो, बोरॉन ने भी यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रखे हैं। दोनों ही केस में मैंने न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स लिया है, ध्यान से देखिए। प्रियंका कह रही हैं लिथियम हैज़ स्मॉलर साइज।
लिथियम का केस आएगा प्रियंका, मेटल साइज, मेटल्स के भी इफेक्ट्स को हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मेटल का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूं, मैं अगर सोडियम को हटा के, अगर मैंने सोडियम को हटा के लिथियम रख दिया यहां पे, या फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने दूसरा फंक्शनल ग्रुप लिया अमाइड। इस केस में मैंने जब लिथियम बोरॉन हाइड्राइड रखा तो फिर से रिडक्शन नहीं मिला, जबकि अगर मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रखा तो इस बार फिर रिडक्शन मिला। आखिर क्या हुआ? अब तो आपका लिथियम दोनों ही केस में प्रेजेंट है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? प्रियंका फिर से आंसर, क्या थोड़ा सा जोर डालिए अपने दिमाग पर कि आखिर क्या हो रहा है ऐसा, इस केस में आखिर ऐसा क्या हो गया? अब तो लिथियम दोनों ही जगह प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइड्राइड डोनेट क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे खूब हाइड्राइड डोनेशन हो रही है, जबकि इसके केस में डोनेशन नहीं हो रही है। आयशा थोड़ा नजदीक पहुंच रही है आंसर के। आयशा का आंसर है कि BH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड। ये थोड़ा सा नजदीकी आंसर मिला मुझे, ठीक है। और कोई भी बताना चाहता है क्या? चलो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, हमारे पास दो केस थे। एक बार मैंने लिया था आपके सामने, एल्युमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने थे, करेक्ट है। और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए लेट्स सपोज मैंने कोई भी मेटल आयन ले लिया, सही है। अब फिर क्या किया मैंने, दूसरे केस में मैंने बोरॉन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी, हाइड्रोजन्स लगे हुए थे, और अगेन इस पे था फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मैंने कोई मेटल लगा रखा, सही है। जब जब हमने मेटल को ध्यान से देखा कि एक जगह एल्युमिनियम है और दूसरी जगह बोरॉन है, अगर जब हम एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने गए तो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 1.6 के आसपास, जबकि हाइड्रोजन की थी 2.1 के आसपास। जबकि बोरॉन के केस में क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 2.0 के आसपास, और हाइड्रोजन के केस में कितनी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.1 के आसपास। तो ध्यान से सुनना, एल्युमिनियम हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात करूं तो डिफरेंस, डेल्टा मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, काफी ज्यादा डिफरेंस था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अगर दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, मैं क्या कह सकता हूं, बॉन्ड की पोलैरिटी काफी ज्यादा है। और अगर बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं आयनिक कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा प्रेजेंट है बॉन्ड में, सही है क्या ना? अगर आयनिक कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं तो मैं क्या कहूँगा, जो हाइड्रोजन सेंटर पे डेल्टा नेगेटिव बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, डेल्टा नेगेटिव। वाई? क्योंकि हाइड्रोजन एल्युमिनियम से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो जो डेल्टा नेगेटिव बन रहा था कंपेयर टू बोरॉन, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो कंपेयर टू बोरॉन नेगेटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन क्या है इस केस में, ज़्यादा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, सही है क्या? समझ में आया इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों ज़्यादा हुई? क्योंकि जो बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा थी। यही रीज़न है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अभी तक आप हमेशा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कहते आए, और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को आप हमेशा क्या कहते आए, वीक वीक कहते आए। इस केस में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो कम है। फिर से मैं क्या बोलूँगा, पोलैरिटी जो थी बॉन्ड की वो भी कम थी, तो आयनिक कैरेक्टर्स भी बॉन्ड में कम ही प्रेजेंट होंगे। मैं अपने आप को थोड़ा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बेसिस पे क्या कह सकता हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है बोरॉन पे कंपेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, थोड़ा कम प्रेजेंट है। तो इसी के कारण मैं कह सकता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इस केस में क्या है, कम हो चुकी है, सही है। यही रीज़न था कि लिथियम सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को हम हमेशा वीक वीक कहते आए थे।
सही है ना। अब आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट पटकने वाला हूं मैं, बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं अगर इसकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो इसकी कीमो सेलेक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और सोडियम बोरोहाइड्राइड की कीमो सेलेक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आखिर सर कीमो सेलेक्टिविटी आपने कहां से पटक दिया, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, देखो आखिर ये रिलेशन कैसे आपने डिफाइन किया, इसको बेहतर तरीका ये समझने का होगा कि मैं क्या करूं, आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं। अब बारी आ गई है इस एग्जाम्पल की। लेट्स सपोज हमारे पास कीटोन है और हमने एक एस्टर ग्रुप रखा था। जैसे ही हमने इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में डाला, अब हमें पता है कि एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, दोनों ही जगह पे हाइड्रोजन पकड़ा देगा और दोनों ही सेंटर को क्या करने वाला है, रेड्यूस करने वाला है। ठीक है, दोनों ही सेंटर्स पे हाइड्रोजन पकड़ा दिया और उनको रेड्यूस कर दिया। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा बॉन्ड वीक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, या मैं बोलूं बोरॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो था उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या थी, कम थी, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को चूज कर लेगा। इसका मतलब वो इन एस्टरों को छू भी नहीं पाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ आपके कीटोन को रिड्यूस कर पाएगा। क्या कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस कर पाएगा और आपका जो एस्टर है रिएक्शन कंडीशन में एज इट इज पड़ा रहेगा। क्या पड़ा रहेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। अब इस तरह की केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक लैब्स में बहुत यूजफुल होती है। लेट्स सपोज कभी भी आपको ऑर्गेनिक की सिंथेटिक लैब में काम करने का मौका मिला, या फिर इवन ड्रग डिजाइनिंग की लाइन में भी जब आगे जाओगे, तो इस तरह की केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। कीमो सेलेक्टिविटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो लेट्स सपोज कि ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन आप कर रहे थे जो काफ़ी दिनों तक चलेगी। ऐसा बिल्कुल होता है कि ऑर्गेनिक में एक एक रिएक्शन 3-4 दिन के लिए चलती है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपका एस्टर ग्रुप 5th स्टेप में कहीं आप यूज़ करने वाले थे, लेकिन अगर 5th स्टेप से पहले ही आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लिया, तो क्या वो एस्टर बचेगा आपके पास? बिल्कुल नहीं बचेगा, वो तो रेड्यूस हो चुका होगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कीमो सेलेक्टिविटी। मतलब NaBH4 ने कलेक्टिवली बिहेव किया। उसने क्या किया, एस्टर देखा और कीटोन देखा, फिर उसने सेलेक्टिवली क्या किया, कीटोनों को रिड्यूस कर दिया और एस्टर को तुम्हारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एज इट इज छोड़ दिया। इसी टाइप के बिहेवियर को हम कहते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया आपको कि लैब्स में ये कैसे यूज़ होता है। यही कारण है कि एग्जामिनर अक्सर आपसे कीमो सेलेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछना चाहता है और एग्जाम्स में क्वेश्चन आते भी हैं कीमो सेलेक्टिविटी के बेस पे। ठीक है ना, मतलब अब हम इंटरेस्ट रखते हैं कीमो सेलेक्टिविटी में। इसका मतलब मैं बताऊं तुम्हें, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी तक क्या किया हमने, अपने हाइड्रोजन बॉन्ड को, सॉरी अपने हाइड्राइड को क्या किया है, किसी मेटल के साथ बाइंड कर दिया है। मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अपने हाइड्राइड को किसी मेटल के साथ बाइंड कर दिया है और इस पे जो डेल्टा नेगेटिव आता है, अगर हम इसको कंट्रोल करने लगें तो इनडायरेक्टली मैं क्या करने लगूंगा, अपनी कीमो सेलेक्टिविटी को कंट्रोल करने लगूंगा। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिंक्ड हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, बहुत यूज़फुल है। जब तक आपका बेस नहीं तैयार होगा, हम हायर लेवल के रिएजेंट्स को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है सबके लिए। ठीक है, चलो, तो हमने क्या कर रखा है, हमने नोटिस किया कि अगर हम इस डेल्टा नेगेटिव को कंट्रोल कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी कीमो सेलेक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इन हाइड्रोजनों की जगह पर अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा के देखें। कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा के देखें, कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के देखें और चेक करें क्या इस हाइड्राइड पे कुछ चेंज आ रहा है। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए अब हम क्या देखेंगे,
इफेक्ट ऑफ डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप। सही है। आखिर रीजन समझ में आया कि हमने एक डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप क्यों लिया। बिकॉज हम क्या चाहते थे, कीमो सेलेक्टिविटी बढ़े हमारी, मतलब कि रिएजेंट और ज़्यादा सेलेक्टिव बन जाए, क्योंकि सेलेक्टिविटी ही हमें लैब में यूज़ करनी होती है और यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने क्या किया, एल्युमिनियम के साथ बाइंड कर दिया एक ऑक्सीजन एटम। एल्युमिनियम के साथ मैंने क्या बाइंड कर दिया, एक ऑक्सीजन एटम बाइंड कर दिया और यहां रखा मैंने एक हाइड्रोजन। सही है। मैंने 3 हाइड्रोजनों को रिप्लेस करके एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ बाइंड कर दिया है। तो इसका क्या इफेक्ट आने वाला है हाइड्रोजन पे, या फिर जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो और स्ट्रांग हो गया या और वीक हो गया, अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूं, और अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो उसकी कीमो सेलेक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा है। आई होप आपको कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सुनिधि कह रही हैं सेशन को शेयर करें। बिल्कुल आपके लिए ही इतना एफर्ट लगा रहा हूं मैं, जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना यूज़फुल होने वाला है। इस तरीके से कोई भी जनरली कवर नहीं करता है रिएजेंट केमिस्ट्री को, एकदम कोर टॉपिक से उठा रहे हैं हम। जितना ज़्यादा हमारा बेस क्लियर होगा, हम हायर लेवल केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे, मॉडल्स पे चलेंगे, मिसलिनियस रिएजेंट्स पे पहुंचेंगे, तो हमें आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, बैक टू अवर टॉपिक। हमने क्या किया है, हाइड्रोजनों को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल आयशा का कमेंट आया कि वीक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ। बिल्कुल सही, सही डायरेक्शन में सोच रहे हो आप। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने डायरेक्शन में खींच लेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऑक्सीजन प्लस एम इफेक्ट क्यों नहीं दिखा रहा है। जीओसी में तो हमने खूब प्लस एम पढ़ा था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अरे बेटा, प्लस एम दिखाने के लिए एल्युमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक वेकेंट ऑर्बिटल भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस केस में ऑक्सीजन कैसा दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला है। ठीक है, सिर्फ कैसा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा ना। इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ा, अगर आप ध्यान से एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड को देखोगे तो इसकी जो पोलैरिटी है, इसकी जो पोलैरिटी है अब वो डिक्रीज कर चुकी है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगाए उसकी वजह से उसकी पोलैरिटी डिक्रीज कर गई। इस मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है बॉन्ड की वो डिक्रीज कर जाएगी। करेक्ट है, मतलब कि अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी हमने डिक्रीज कर दी है तो क्या कोई बताएगा कीमो सेलेक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। कमेंट में बताइए, कीमो सेलेक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी प्लीज। कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में कोई बता सकता है क्या। अगर मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है तो कीमो सेलेक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। आयशा का आंसर आया, निकिता का आंसर आया, बहुत अच्छा। कीमो सेलेक्टिविटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। बहुत अच्छा, कीमो सेलेक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे कि हमारा रिएजेंट और ज़्यादा सेलेक्टिव बने। जितना ज़्यादा सेलेक्टिविटी बढ़ेगी हमारे लिए उतनी आसानी होती जाएगी। नेक्स्ट अब आपको आंसर देना है। मैं आपके सामने रिएजेंट्स लिखता जाऊंगा और आपको आंसर देना है। मैंने क्या किया है, एक साइनाइड ग्रुप के साथ रिप्लेस किया और एक और एग्जांपल लिया जहां पे मैंने एक OAC ग्रुप ही लगा दिया है। OAC एंड OAC, इस डबल बॉन्ड OCH3 को मैं इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप इतनी बेसिक केमिस्ट्री आपको पता होगी, नहीं पता तो यहाँ पे सीख लो। ठीक है ना, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस केस में एल्युमिनियम हाइड्रोजन की कीमो सेलेक्टिविटी क्या हुई और बोरॉन हाइड्रोजन की कीमो सेलेक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज योर केस नंबर 1 और केस नंबर 2। 1 2 करके कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करिए, आंसर करिए भाई। मनीष कह रहे हैं सर एस कैरेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा। बेटा एस कैरेक्टर कहाँ से आ गया यहाँ,
अगर आप परसेंटेज एस की बात कर रहे हैं तो ठीक है, प्लीज आंसर करिए। 1 के केस में कीमो सेलेक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा और सेकंड के केस में कीमो सेलेक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? दोनों केस का आंसर चाहिए भाई। आयशा, रोहित, विजय, प्रियंका, आपको क्या लगता है कि कीमो सेलेक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी केस नंबर 1 में और केस नंबर 2 में? विजय का आंसर आया है फर्स्ट केस में इंक्रीजेस और बी केस में डिक्रीजेस। अभी देखते हैं, चेक करते हैं विजय कि आपने सही आंसर किया है या नहीं। प्रियंका कह रही हैं, प्रियंका का भी सेम आंसर है, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। और कोई आंसर करेगा क्या? कि आंसर की तरफ बढ़े हम? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या किया है, साइनाइड एक कैसा ग्रुप लगाया है हमने, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है। अगेन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के रखेगा। इसका मतलब क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड में न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली कीमो सेलेक्टिविटी इंक्रीज करेगी। पूरा लिख देते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी पूरा लिख देते हैं भाई। कीमो सेलेक्टिविटी इंक्रीज कर रही होगी, सही है। तो बोरॉन हाइड्रोजन के केस में क्या हुआ है, अब कुछ लोग आंसर कर रहे थे कीमो सेलेक्टिविटी इन डिक्रीजेस का आंसर कर रहे थे। बिल्कुल आयशा ने सही पकड़ा है, आयशा ने कह रही हैं कि सेकंड केस में भी इंक्रीज करेगी। बिल्कुल, जो लोग गलती कर रहे थे, आपने क्या किया, ऑक्सीजन के अगेन प्लस एम को कंसिडर कर लिया। अरे भाई क्यों कर लिया प्लस एम को कंसिडर? बोरॉन के पास क्या कोई वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है क्या? चार चार बॉन्ड बना रखे हैं बोरॉन ने, इसका मतलब कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अगेन आपको माइनस आई इफेक्ट ही कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिर से क्या होगा, बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज करेगी, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी। और मैं कहूँ कीमो सेलेक्टिविटी यहाँ पर भी क्या होने वाली है, इंक्रीज ही होने वाली है। कीमो सेलेक्टिविटी इस केस में इंक्रीज ही होने वाली है। तो अगर मैं एक नट शेल में तुमको चीज़ें बताऊं जो अभी हमने देखी हैं, अगर मैं एक नट शेल में चीज़ें देखूं, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्सटीट्यूट किया, तुम्हारे जो भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, सारे रिएजेंट्स जो तुमने हाइड्राइड डोनर अभी तक पढ़े हैं, उसमें अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया या एग्जामिनर ने एक नया रिएजेंट बना दिया जिसमें उसने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, तो क्या होने वाला है, विड्रॉइंग ग्रुप लगाते ही न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। और कीमो सेलेक्टिविटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। सी स्टैंड्स फॉर कीमो सेलेक्टिविटी। तो क्या तुम मुझे डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट बता सकते हो? बिल्कुल, डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, मैं कह सकता हूँ रिवर्स इफेक्ट होगा। मैं क्या कहूँगा सर, रिवर्स इफेक्ट होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी अब बढ़ जाएगी और कीमो सेलेक्टिविटी अब डिक्रीज हो जाएगी। फिर तुम्हें सवाल तुम्हारे दिमाग में पैदा होगा, सर आपने विड्रॉइंग के एग्जाम्पल्स तो बताए, डोनेटिंग के एग्जाम्पल्स क्यों नहीं बताए? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी हम कीमो सेलेक्टिविटी अगर डिक्रीज करेंगे ना, तो हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मतलब कि लैब में कभी भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्या करेंगे हम कीमो सेलेक्टिविटी डिक्रीज करके? हमारे पास खुद ही एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंट है जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वैसे ही वो इतना कम कीमो सेलेक्टिव है। यही कारण है कि हमेशा हम एग्ज़ाम में या फिर जब हम कभी पढ़ते हैं बुक्स में, हमेशा विड्रॉइंग ग्रुप सब्सटीट्यूटेड रिएजेंट्स ही हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो रिएजेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम के साथ PS3 साइनाइड, इस तरह के रिएजेंट्स आपने देखे होंगे। या फिर कुछ और रिएजेंट्स जैसे कि एल्युमिनियम के साथ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा है एंड हाइड्रोजन हियर, इस टाइप के रिएजेंट्स आपने देखे होंगे, पर कभी भी कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा रिएजेंट नहीं देखा होगा। रीज़न यही है क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कीमो सेलेक्टिविटी हमारी इंक्रीज करे। ठीक है, तो इन टर्म्स से जो अभी तक हम घबराते आते थे, जैसे कि कीमो सेलेक्टिविटी हो गई, डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी हो गई,
एनेंशियो सेलेक्टिविटी हो गई। अब इनसे हमें घबराना नहीं है, सही है। अब इन चीज़ों को हम समझते चलेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, सही है क्या? आगे बढ़ूं, ये चीज़ हमने तो यहाँ पे कवर कर ली है। अब आएगा आपका मेटल का रोल। अब कहीं आएगा आपका मेटल का रोल। जो सब शुरू में आंसर कर रहे थे, सर लिथियम स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटिंग है, सर सोडियम ऐसा बिहेव करता है, तो अब आपका वहां पे रोल देखते हैं, मेटल आखिर क्या रोल प्ले करता है। अभी तक जितने रिएजेंट सर देखते हैं हम, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, इनका क्या रोल है? तो हेडिंग डाल लो, रोल ऑफ मेटल। क्या हेडिंग डालना है आपको? मेटल का क्या रोल है सर। देखो, हमेशा क्या होता है, हमारे पास एक कार्बोनिल सिस्टम होता है। लेट सपोज मैंने एक लिथियम मेटल जैसा सिस्टम लिया और दूसरी बार मैंने एक सोडियम कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ले लिया, सही है। तो रिएक्शन में अगर हमारे पास दोनों चीज़ें पड़ी हैं तो पहली रिएक्शन क्या होनी है? पहली रिएक्शन क्या होनी है भाई? कार्बोनिल क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्रॉम ऑक्सीजन सेंटर लिथियम पे डोनेट करेगा। मैं सिंपली कह लूँ, ये लोन पेयर लिथियम के पास जाएंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, सही है। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी यही स्टेप होगा। किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट में हमेशा फर्स्ट स्टेप यही स्टेप होता है, ठीक है ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पागल हो जाएगा। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से खींच खींच के निकालेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भाई, कभी भी पॉजिटिव चार्ज सस्टेन नहीं कर सकता वो। इसका मतलब मैं कहूँ कि ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींचेगा, इस सेंटर पे डेल्टा पॉजिटिव सेंटर बनेगा। देवाशीष ने बोला हाई पोलराइजेशन ऑन लिथियम। बिल्कुल देवाशीष, आगे बढ़ रहे हैं हम उस पॉइंट पे, आते हैं अभी। फिर देवाशीष आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले अभी इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। सोडियम बाइंड कर दिया तो अगेन क्या होगा, इस सेंटर पे भी कार्बन के पास डेफिशिएंसी आने लगेगी, बिकॉज ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। सवाल खड़ा होता है, सर इसमें से ज़्यादा डेफिशिएंसी कौन क्रिएट करेगा, कौन ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे बना देगा? तो इस चीज़ का आंसर जानने के लिए हम पहुँचे फजान रूल के पास। हम पहुँचे किसके पास? फजान रूल के पास। फजान भाई साहब ने क्या बोल रखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? फजान ने क्या बोल रखा था? पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ पोलराइजिंग पावर। जो आपकी पोलराइजिंग पावर होगी ना, वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फजान भाई साहब ने हमसे ये चीज़ें बता रखी थी, ठीक है। तो फजान लगाते हुए हम क्या पहुँचे? अपने सिस्टम पे पहुँचे। हमारे पास दो सिस्टम था भाई, एक बार तो लिथियम कोऑर्डिनेट कर रहा था और एक बार तो सोडियम कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो साइज़ के बेसिस पे अगर हमने देखा तो लिथियम हमारा छोटे साइज़ का था। अगर साइज़ छोटा होगा, इट मीन्स क्या होने वाला है? पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने वाली है। इट मीन्स मैं यहाँ से क्या इन्फ्रेंस निकाल सकता हूँ कि जो डेल्टा पॉजिटिव लिथियम यहाँ पे क्रिएट करवा देगा, सोडियम उतना बॉन्ड को पोलराइज नहीं कर सकता और डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे कम क्रिएट हो रहा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है वो ज़्यादा क्रिएट करा दिया क्योंकि बॉन्ड कुछ ज़्यादा ही पोलराइज हो चुका है, सही है। बॉन्ड क्या हो चुका है? ज़्यादा ही पोलराइज हो चुका है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इन द केस ऑफ लिथियम हमारा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी, रेट ऑफ रिएक्शन कह लूँ या फिर मोर स्पेसिफिकली मैं क्या कहूँगा? रेट ऑफ रिडक्शन। रेट ऑफ रिडक्शन की बात करूँ तो लिथियम के केस में रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। वाई? क्योंकि वहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव
ज़्यादा क्रिएट हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल भगा भगा आएगा वहाँ पे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्या मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करोगे? यू हैव टू टेल मी ऑर्डर ऑफ रिडक्शन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, और आपको मैंने दे रखा है 3 आयन, एक तो आपके सामने जिंक +2 है, एक लिथियम प्लस है और एक सोडियम प्लस है। कमेंट में आंसर करना स्टार्ट करिए, ऑर्डर क्या होने वाला है 1 2 3 के लिए। आंसर चाहिए भाई, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन टूवर्ड्स अ न्यूक्लियोफाइल क्या होने वाला है? क्या कोई आंसर कर सकता है? देवाशीष का आंसर आना चाहिए भाई। देवाशीष ने अगर सही रीजन दिया था तो उनका आंसर आना बनता है। रिडक्शन का, कार्बोनिल के रिडक्शन का ऑर्डर क्या होने वाला है? देवाशीष का आंसर आ चुका है, जिंक +2 लिथियम प्लस सोडियम, बिल्कुल सही। आयशा का भी आंसर आ गया। आयशा का आंसर आ रहा है 2 3 एंड देन 1। चेक करेंगे आयशा की ऐसे क्यों हुआ है। मनदीप का आंसर आया 1 2 3। आयशा अपना आंसर चेक करो एक बारी प्लीज। विजय भी कह रहे हैं 2 3 1। ओके, दो तरह के आंसर आ रहे हैं हमारे सामने। और कोई भी आंसर करेगा क्या? फटाफट आंसर करिए भाई। आयशा एंड विजय एक बार अपना आंसर चेक करिए, आप एक छोटी सी पॉइंट को मिस कर रहे हो। निकिता का आंसर आ चुका है, मनीष का भी आंसर आ गया 1 2 3। आयशा का आंसर है 2 1 एंड 3। अभी भी कुछ गड़बड़ी है। प्रियंका का आंसर आया 1 2 3। जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, देखें क्या, चेक करें आंसर क्या होगा। देखो, अगर हमें रिडक्शन का ऑर्डर चाहिए था तो हम क्या करने वाले हैं, फजान के पास जाएंगे। फजान ने दो बातें बोली थी, चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद साइज। अगर आपने फजान रूल पढ़ रखा है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना था, चार्ज, उसके बाद आपको चेक करना था साइज। सही है। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज के बेसिस पे जिंक डोमिनेट कर जाएगा। मतलब कि जिंक कहीं टॉप पे बैठा होगा, और उसके बाद किसकी बेसिस, किस बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो, साइज के बेसिस पे कर सकते हो। मतलब रेस में सेकंड नंबर पर लिथियम आएगा और थर्ड आएगा आपका सोडियम। सही है, बिल्कुल देवाशीष। अदिति का भी आंसर सही था। प्रियंका साइज के बेसिस पे कह रही हैं। देखो, जिंक किस बेसिस पे रेस में टॉप करा है, उसने टॉप किया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, क्योंकि इसके पास चार्ज काफ़ी ज़्यादा था। और लिथियम ने क्यों सेकंड नंबर पोजीशन हायर कर रखी है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, तो हमने फजान की मदद से ये बता दिया कि हमारा जो रिएजेंट है उसमें जब भी हम मेटल बदलेंगे, मान लो एग्जामिनर ने क्या किया, मेटल बदल के तुम्हारे सामने एक नया रिएजेंट रख दिया, तो तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट पता है तो तुम कंपेयर कर सकते हो कि रिएजेंट कितना स्ट्रांग होगा और रिएजेंट कितना वीक होगा। ओके आयशा, आई होप अब जिनका भी आंसर गलत आ रहा था अब वो समझ गए होंगे कि वो कहाँ पे गलती कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ूँ यहाँ से। अब हमने रिएजेंट की केमिस्ट्री तो समझ ली, मतलब कि जो हम हाइड्राइड डोनर्स डालने वाले हैं उसकी केमिस्ट्री तो हमने थोड़ी बहुत जान ली है। लेकिन सिस्टम का क्या, हम इसमें कार्बोनिल्स को टारगेट करने वाले हैं, तो क्यों ना एक बार कार्बोनिल्स को भी समझ लें। तो अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं कार्बोनिल्स को ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल के ऑर्डर में जमाना चाहूँ तो मैं कैसे ऑर्डर लिखूंगा, ये बहुत ही ध्यान से देखना। बेसिक सा केमिस्ट्री है, हो सकता है जीओसी में भी आपने कवर कर रखी होगी। इस रेस में सबसे टॉप पर कौन बैठा होगा, इस रेस में सबसे टॉप पर बैठा होता है इमीनियम आयन। कौन बैठा है, इमीनियम आयन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, या मैं कह लूँ जब हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेंगे तो रेस में टॉप पे बैठा होगा। ठीक है,
उसके बाद नंबर आता है आपका एसिड क्लोराइड का। एसिड क्लोराइड का नंबर क्यों आया भाई? अरे भाई, क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल से खींच के रखेगा। हमेशा याद रखना, हेलोजेंस के लिए माइनस आई यहाँ पर डोमिनेट करता है प्लस एम से, ठीक है? इस बात को आपको नोट करके रखना है कि हेलोजेंस के केस में माइनस आई डोमिनेट करेगा, सही है? तो इसके बाद किसका नंबर आएगा? मैंने क्या किया, क्लोरीन को हटा के एक हाइड्रोजन एटम लगा दिया, ठीक है? तो हमारा एल्डिहाइड बन गया। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने क्या किया, अब कुछ डोनेटिंग ग्रुप्स लेके आए हम। इसका मतलब मैंने यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा दिया। ऑक्सीजन क्या करेगा? अब प्लस एम दिखा सकता है ऑक्सीजन, करेक्ट है ना? आगे मूव करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, नाइट्रोजन डोनेटिंग ग्रुप्स ले आए और एट लास्ट मैंने क्या किया, एसिड ग्रुप ले आया। अब इस ऑर्डर को समझते हैं कि ये ऑर्डर इस ही ऑर्डर में क्यों आता है। रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये इसी ऑर्डर में क्यों शो करते हैं? क्यों? Cl ने क्या किया था, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के थोड़ी डेफिशिएंसी क्रिएट करी, Cl को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से। मतलब अब कोई खींचने वाला फैक्टर तो नहीं था। इसका जाहिर सा मतलब ये है कि अब ये उतना इलेक्ट्रोफिलिक तो नहीं है। उसके बाद अब तो हम प्लस एम वाले ग्रुप लेके आ गए, मतलब कि ये तो डोनेट कर रहा होगा। इट मीन्स जाहिर सी बात है, अगेन इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी कम हो गई होगी। फोकस करना है आपको लास्ट के इन तीन केसों में। लास्ट के इन तीन केसों में फोकस करना है। अगर आपने जीओसी में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि हमेशा OCH3 का प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, कम होता है OH ग्रुप से। मतलब कि अगर मैं प्लस एम डोनेटिंग टेंडेंसी की बात करूं तो OH हमेशा डोमिनेट करता है। ये किसका ऑर्डर लिखा है मैंने? प्लस एम का ऑर्डर लिखा है। इसका लिखा है प्लस एम का, यही रीजन है कि OCH3 ऑर्डर में कहाँ है, कहीं आगे प्रेजेंट है, सही है क्या? ना, अब आपको समझना होगा NMe2 और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हुआ सर। इन दोनों केस में ऐसा क्या हो गया? आप तो बोलोगे सर, आप ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल्ड करके रखेगा। मतलब जितना डोनेट नाइट्रोजन कर देगा उतना डोनेट ऑक्सीजन तो नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, विजय ने यहाँ पे सही बोला। बट सर नाइट्रोजन, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ विजय, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एसिड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई है? क्या इस चीज़ का मुझे कोई आंसर कर सकता है क्या? आखिर ऐसा हुआ क्यों कि ज़्यादा डोनेट तो नाइट्रोजन कर सकता है लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक भी अमाइड है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रो डोनेशन नाइट्रोजन की ज़्यादा थी पर फिर भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है? अमाइड की ज़्यादा थी। वाई? क्या मुझे कोई आंसर कर सकता है? ये ज़रूर फोकस करना कि हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स अ न्यूक्लियोफाइल। वो भी कैसे न्यूक्लियोफाइल्स? हाइड्राइड डोनर जैसे न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है? स्पेसिफिक कर देता हूँ, कैसे न्यूक्लियोफाइल्स? हाइड्राइड डोनर जैसे न्यूक्लियोफाइल। क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एसिड कम इलेक्ट्रोफिलिक होते हुए, सॉरी, जो आपका NMe2 है वो ज़्यादा डोनेशन वहाँ मिल रही है, फिर भी वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? आयशा का आंसर आया कि NMe2 इज़ बल्कि। नहीं बेटा, ऐसा कोई आंसर नहीं हो सकता, ये करेक्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं आपको तो आपको फोकस करना है। हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, वो भी कैसे? हाइड्राइड डोनर जैसे न्यूक्लियोफाइल। विजय, क्या आपको आंसर समझ में आ रहा है? देवाशीष का भी कमेंट आया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस डोनर। वही चीज़ तो हो रही है यहाँ पे देवाशीष, उसी चीज़ को तो एक्सप्लेन करना है आपको। देखो, होता क्या है कि जब भी हम एसिड को रिएक्शन में लेते हैं, एसिड को हम रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला। तो रिडक्शन से पहले कौन सी रिएक्शन हो जाती है? रिडक्शन से पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। बहुत ही ध्यान से सुनना, माइन्यूट माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप मिस कर देते हो और आप एग्जाम में, अगर एग्जामिनर यही पूछ देता है तो मिस्टेक हो जाती है।
अगर कभी भी एसिड को LiAlH4 के प्रेजेंस में डालोगे तो हमेशा पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस से कहने का क्या मतलब है कि पहले तो एसिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद कहीं जाके क्या होगी, रिडक्शन की स्टेप होगी। तो नाउ यू हैव टू कंपेयर बिटवीन ऑक्सीजन नेगेटिव जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा उतनी तो अमाइड भी नहीं डोनेट कर पाएगा। यही कारण है कि जब हम रिएक्टिविटी की रेट में कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं तो वो कहीं लीस्ट रिएक्टिव पड़ा रहता है, रेस में लास्ट नंबर पे पड़ा रहता है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर आपको ये रीज़न समझ में आ गया तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि दिस वॉज योर लीस्ट रिएक्टिव। बड़े साइज में लिख देते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में एक बारी कमेंट करिए। विजय ने बोला है ओके सर, वेरी गुड। क्या होगा, दिस विल बी योर लीस्ट रिएक्टिव, या मैं कह लूं लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक। ये दोनों चीजें कह सकता हूं मैं, सही है क्या? नाउ अगर मैं एसिड को लीस्ट रिएक्टिव कह रहा हूं तो अमीन क्या होंगे हमारे, मोस्ट रिएक्टिव होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, मोस्ट रिएक्टिव होने वाले हैं, या मैं कह लूं क्या होंगे, मोस्ट क्या हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक हो सकते हैं। ये दोनों बातें कह सकता हूं। आपको ध्यान कहाँ रखना था, एसिड के केस में ध्यान रखना था और अमाइड के केस में ध्यान रखना था। ठीक है, अगर आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया है तो क्यों ना एक अभी तक जितने रिएजेंट्स हमने देखे और अपने जो भी हमने कार्बोनिल सिस्टम देखा उसके बेसिस पे कीमो सेलेक्टिविटी को समझ लें। क्यों ना हम ऐसा कर लें, सही है? जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करके ही हम जाएंगे। ठीक है, देखो एक एब्सोल्यूट कंपैरिजन कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो आपके लिए मैं होमवर्क का भी क्वेश्चंस कुछ छोड़ के जाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वहीं से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उससे पहले लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा है, एब्सोल्यूट कंपैरिजन का टॉपिक देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सारे कार्बोनिल्स को जिस ऑर्डर में अभी हमने पढ़ा है उसी ऑर्डर में लिख लेंगे। इट मीन्स सबसे पहले रेस में टॉप कौन कर रहा था, इमीनियम आयन कर रहा था। उसके बाद कौन आया था, एसिड क्लोराइड आया था। उसके बाद एसिड क्लोराइड था। एसिड क्लोराइड के बाद एल्डिहाइड था। एल्डिहाइड के बाद मैं कहूँगा कीटोन था। कीटोन के बाद आपका एस्टर ग्रुप था। एस्टर ग्रुप के बाद क्या हो सकता है, अगर मैं रिएक्शन में एसिड लिखूं, इसका मतलब ये समझना है आपको कि ये एसिड आपका एसिड बेस रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब रिएक्शन कंडीशन में लेट सपोज ये कार्बोक्सिलेट आयन में नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि मैंने कुछ ऐसी रिएक्शन कंडीशन सेट करी है कि ये एसिड कार्बोक्सिलेट आयन में नहीं जा रहा है। ठीक है ना, एसिड के बाद कौन सा ग्रुप आएगा, एक अमाइड ग्रुप आएगा और एट लास्ट आएगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन। मैं एब्सोल्यूट कंपैरिजन के बेसिस पे क्या ये लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ भाई। आई होप अब आपको ये विजिबल होगा। हाँ ठीक है, अब ये विजिबल है आपको ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो भी रिएजेंट्स पढ़े हैं अभी तक, कौन कौन से पढ़े हैं भाई, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ा था, और क्या किया मैंने सोडियम बोरॉन हाइड्राइड पढ़ा। हमने क्या किया, सोडियम को हटा के रिप्लेस कर दिया किससे, लिथियम से। और एक बार मैंने क्या किया, लिथियम को हटा के मैंने रिप्लेस कर दिया जिंक से। तो हमने ये 4 रिएजेंट्स देखे थे, तो अब क्यों ना इनकी कीमो सेलेक्टिविटी को समझ लें। क्या करते हैं, इनकी कीमो सेलेक्टिविटी को समझते हैं। देखो जब भी LiAlH4 तुम्हारे सामने आए, एग्जाम में आए या कहीं पे भी आए, तो आंख बंद करके क्या करना है आपको, सारे कार्बोनिल्स को रिड्यूस कर दो। इसका मतलब इमीन भी रिड्यूस होगी, एसिड क्लोराइड भी रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड भी, कीटोन भी, एस्टर भी, एसिड ग्रुप भी, अमाइड भी और कार्बोक्सिलेट आयन भी। मतलब LiAlH4 एकदम लीथल रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल दया नहीं करता किसी के ऊपर,
जो भी मिला सबको रेड्यूस कर डाला, ठीक है। नाउ एल्युमिनियम रिप्लेस करके, बिल्कुल सही आशा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑल रिडक्शन। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड कहाँ तक जाने वाला है? सोडियम बोरोन हाइड्राइड कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक रिड्यूस करेगा? आसान सी चीज़ है भाई, कमेंट में बताइए। रीज़न समझ चुके हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर आंसर जानना चाहता हूं कहाँ तक, कौन से फंक्शनल ग्रुप तक। देवाशीष का आंसर आया एस्टर तक। क्या सोडियम बोरोन हाइड्राइड देवाशीष एस्टर को रिड्यूस करता है? आयशा का आंसर आया है कीटोन तक। वेरी गुड आयशा। देवाशीष एस्टरों को रिड्यूस नहीं करेगा, हम सिर्फ जाएंगे कहाँ तक, इस बारी हम सिर्फ कीटोन तक जाएंगे। मतलब कि एस्टर के केस में काटा, एसिड के केस में काटा, इन सारे केस को ये रिड्यूस नहीं करेगा। व्हाट अबाउट लिथियम बोरॉन हाइड्राइड? लिथियम बोरॉन हाइड्राइड के बारे में कोई बताएगा क्या? लिथियम बोरॉन हाइड्राइड का आंसर चाहिए भाई, ये कहाँ तक जाएगा? ये बात तो डेफिनेट हो चुकी थी कि ये सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि हमने छोटे साइज का एनायन रिप्लेस कर दिया था। आयशा का आंसर है टिल एस्टर। और कोई भी आंसर करेगा क्या? और कोई भी आंसर करेगा क्या? देवाशीष का आंसर भी आ गया है एस्टर तक। विजय कह रहे हैं नॉट रिड्यूस एसिड, बिल्कुल सही, एस्टर तक। अदिति आप CS3 क्या लिख रहे हो? थोड़ा स्पेसिफिक होके कमेंट करिए प्लीज। बिल्कुल सही, सही आंसर आया है सबका। LiBH4 जाता है हमारा एस्टर तक रिड्यूस करेगा, बाकी ये रिडक्शंस में ये हो जाने हैं, काटा लग जाएगा, ठीक है। एट लास्ट जिंक के बारे में कौन बताएगा? जिंक BH4 कौन बताएगा? डेफिनेटली हमें पता है इधर से इधर जाने पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ चुकी है, तो ये बात तो क्लियर है कि एस्टर से आगे तक जाएंगे, पर कहाँ तक जाएंगे? क्या मुझे कोई आंसर करेगा? अगर एस्टर से आगे तक जाएंगे तो कहाँ तक जाने वाले हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। आयशा का आंसर आया है टिल एसिड नॉट अमाइड, बिल्कुल सही, ठीक है। और आगे एसिड तक। देवाशीष का आंसर थोड़ा सा अलग है, अमाइड को भी रिड्यूस हो करा रहे हैं देवाशीष। मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं ना। आंसर देखते हैं। इमिनियम आयन तो डेफिनेटली होगा, ये भी होगा, ये भी होगा एंड ये भी होगा। सवाल खड़ा होता है सर एस्टर से कितना आगे तक जाएंगे? क्या अमाइड तक जाएंगे या सिर्फ एसिड तक रहेंगे? तो यस, हम सिर्फ और सिर्फ एसिड तक रहेंगे। अमाइड और कार्बोक्सिलेट आयन हमारे रेड्यूस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा एक फ्लो चार्ट टाइप का तैयार हो गया। इस चीज़ को आप अपने कॉपी में लिख लेना, कभी भी रिवाइज करना पड़े तो फट से आप एक क्विक लुक ले लिया आपने, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हमें क्या सीखना है यहाँ से, ठीक है। देखो, जो LiAlH4 है, मैं क्या कह सकता हूँ इसको कि ये हमारा लीस्ट कीमोसेलेक्टिव है, क्योंकि भाई इसके अंदर सेलेक्टिविटी नाम की तो चीज़ ही नहीं है, जो भी सामने आता है सबको रिड्यूस कर देता है। और अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की बोरॉन हाइड्राइड की बात करूं तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये मोस्ट कीमोसेलेक्टिव है, क्योंकि इसमें सेलेक्टिविटी के जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हैं, सही है। इसमें जो सेलेक्टिविटी के कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हैं। यहाँ से आगे बढ़ें कि इस लेक्चर को यहीं पे एंड करें, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, कमेंट करिए। अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ता हूँ, या मैं यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँ। एक कॉन्सेप्ट और है मैकेनिज्म का, वो भी बता दूँ क्या? अब यहाँ से मैकेनिज्म वाले पार्ट पे मूव करना है। क्या हो गया, सब एंड एंड कर रहे हैं। आयशा चाहती हैं कि आगे बढ़ें। एक मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट कर लें क्या? लास्ट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट करके एंड करते हैं, फिर क्वेश्चन दे दूंगा कुछ।
तो ठीक है, अच्छा कंटिन्यू करते हैं, फिर एक मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग क्यों है, बाकी वीक क्यों है। हमने ये भी देख लिया कि इनकी सेलेक्टिविटी क्या होगी, लेकिन आखिर मैकेनिज्म कैसे जा रहा है ये बात भी समझना है। वाई, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर ने कभी भी मैकेनिज्म से सवाल पूछ दिया ना तो फंस जाओगे, क्योंकि अगर मैकेनिज्म नहीं पता है और वहां से जो इन्फ्रेंसेस निकालने हैं वो नहीं निकाला तो एग्जामिनर तुम्हें एग्जाम में फंसा देगा। कैसे? सबसे पहले तो हम मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर रिडक्शन होती कैसे है। ठीक है, सिंपल सा सिस्टम लेते हैं, एक कार्बोनिल सिस्टम लिया मैंने और रिएक्शन कंडीशन में तुम्हारा फेवरेट LiAlH4 डाल दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। फर्स्ट स्टेप क्या होनी है हम सबको पता है, ये इससे कोऑर्डिनेट करेगा। इट मींस हमारे पास कुछ इस तरह की कोऑर्डिनेटिंग स्पीशीज जनरेट हो गई। सही है, ऑक्सीजन पे था पॉजिटिव चार्ज। नाउ रिएक्शन कंडीशन में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्युमिनियम ने भाई साहब 4 बॉन्ड्स बना रखे। सही है क्या? तो क्या होना है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो जाएगी कार्बोनिल सेंटर में और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं यहाँ मूव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कार्बोनिल इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू O- और यहाँ पे क्या लगा होगा इसके साथ, लिथियम जैसी स्पीशीज लगी होगी। सही है, और इस सेंटर पे तुम्हारा हाइड्रोजन और जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन आया था वो कहीं यहाँ लगा हो। ठीक है, यहाँ तक तो सर हमने पहले भी देख लिया था। इसके आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है तो ध्यान से देखना। अब ये तुम्हारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH3 के फॉर्म में रिएक्शन में पड़ा होगा। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, अब ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में डेफिनेटली डोनेट कर सकता है, मतलब कि इसमें डेफिनेटली डोनेशन हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होने वाला है। इस सेंटर से लगा है ऑक्सीजन, इससे कोऑर्डिनेटेड है आपका AlH2 और मैं कह सकता हूँ एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से पड़ा है। सही है, मैं थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, इस तरह से सिस्टम पड़ा है। लेकिन हमारे रिएक्शन कंडीशन में या जिस बीकर में तुम रिएक्शन कर रहे हो ना उसमें कार्बोनिल की कोई कमी तो है नहीं, मतलब हमारे पास और भी कार्बोनिल्स पड़े थे। तो अब क्या होना है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, अपनी हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूसरे कार्बोनिल में डोनेट कर देगा। सही है, जैसे ही ये डोनेशन होगी आपके सामने क्या प्रोडक्ट मिल के आएगा, ध्यान से देखना। एल्युमिनियम सेंटर से एक आपका ये सेंटर जुड़ा हुआ था, अब कहीं आके आपका एक दूसरा सेंटर भी जुड़ गया है और इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं, अब 2 हाइड्रोजन्स और बचे हैं। सही है, ये स्टेप समझ में आया क्या? क्या किया है, सिंपल कुछ नहीं है भाई। हाइड्राइड जैसे ही इस सेंटर पे डोनेट होगा क्या होने वाला है, देखो मैंने एक स्टेप उड़ा दिया, यहाँ पे आपको फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने क्या किया, जैसे ही हाइड्राइड डोनेट किया है इस सेंटर पे आ गया O- एंड हाइड्रोजन, अलॉन्ग विद दिस वी हैव ऑक्सीजन, एल्युमिनियम जिसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। सही है, अब क्या कर सकता है, ये O नेगेटिव दोबारा से एल्युमिनियम के वेकेंट पी में अटैक करेगा। वाई, क्योंकि एल्युमिनियम ने अभी क्या बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं। सही है, इसका मतलब अब फाइनली आप जो स्पीसीज जनरेट करोगे वो होगी एल्युमिनियम, इस सेंटर से एक और ये सिस्टम लगा होगा और 2 हाइड्रोजन्स लगे हों। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एल्युमिनियम पे सारे हाइड्रोजन्स क्या होने वाले हैं, रिप्लेस होने वाले हैं। किस ग्रुप से, इस ग्रुप से रिप्लेस होने वाले हैं। किस ग्रुप से रिप्लेस होंगे, इस ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, 2 बार आप सेम स्टेप को क्या करोगे, रिपीट करोगे। हाइड्राइड को डोनेट कराओगे कार्बोनिल पे, O नेगेटिव बनेगा, दोबारा से एल्युमिनियम पे अटैक कराओगे तो फाइनली आपके पास कुछ ये स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। चारों जो हाइड्रोजन ग्रुप्स थे वो रिप्लेस हो चुके हैं, किससे, इस स्पीशीज से रिप्लेस हो चुके हैं। सही है, अब फाइनली जब तुमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा दी है, अब फाइनली तुम रिएक्शन मीडियम में क्या करोगे, एसिडिक
हाइड्रोलिसिस करोगे। अच्छा, कुछ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। देखो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? कभी भी वाटर H+ लिखे तो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस समझना, H3O+ लिखे तो भी क्या समझना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस समझना। या एग्जामिनर क्या करेगा, वाटर की प्रेजेंस में लेट्स सपोज HCl लिख दिया तो भी आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही समझना है। ये सारे आइडेंटिफिकेशन के मेथड हैं किसके, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस के आइडेंटिफिकेशन के मेथड है। सही है। नाउ हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या बनना है भाई, इस बॉन्ड को कराना है क्लीव। मैं वापस आ जाता हूँ, सॉरी। हाँ ठीक है, इस बॉन्ड को कराना है आपको क्लीव। जैसे ही ये बॉन्ड क्लीव कराया, इस साइड पकड़ा दिया हाइड्रोजन और इधर पकड़ा दिया आपने क्या, ऑक्सीजन। इट मीन्स 4 मॉलिक्यूल आपके सामने किसके जनरेट हो गए हैं, मैं कह सकता हूँ अल्कोहल के 4 मॉलिक्यूल जनरेट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 4 स्पीशीज प्रेजेंट। सही है। और क्या कह सकते हो, और इसके साथ क्या निकलेगा, जो आपका एल्युमिनियम है उस पर 4 OH बॉन्ड लगे होंगे। सही है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इंटरेस्ट था अपने रेड्यूस्ड स्पीशीज अल्कोहल पे। नाउ एक बार हमने मैकेनिज्म देख लिया, पर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म से क्या सीखना है, 2 बातें नट शेल में लिखूंगा। 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहां से निकालनी है। ये देखो, सबसे पहले तो जब हमने कार्बोनिल को रिड्यूस किया तो एक मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने कितने कार्बोनिल को रिड्यूस किया, क्या कोई आंसर बता सकता है क्या? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। एक मॉलिक्यूल जब मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का लेता हूं तो कितने मॉलिक्यूल्स कार्बोनिल के रिड्यूस होते हैं? बिल्कुल सही आयशा, एक मॉलिक्यूल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रेड्यूसेस 4 कार्बोनिल, या मैं कहूं प्रोड्यूसेस 4 अल्कोहल मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही देवाशीष, आयशा, आपका आंसर सही है। ठीक है। नाउ अगर आपने मैकेनिज्म ध्यान से पढ़ा है तो एक इन्फ्रेंस और निकालना है आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस है। देखो, अगर मैंने अल्कोहलिक स्पीशीज बनाई तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन नंबर 1 का सोर्स क्या था और हाइड्रोजन नंबर 2 का सोर्स क्या था? मतलब कि आपके अल्कोहल में हाइड्रोजन नंबर 1 कहाँ से आया और हाइड्रोजन नंबर 2 का सोर्स क्या था, वो कहाँ से आया? कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में बताइए। हमेशा एग्जामिनर ऐसे ही फंसा सकता है क्वेश्चंस में आपको। विजय कह रहे हैं रेट रेशियो। सेकेंड वाला, किशोर का आंसर है सेकेंड वाला आया है एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है। 2 इज फ्रॉम रिएजेंट, 1 इज फ्रॉम वाटर। बिल्कुल सही, सही जा रहे हो। और कोई भी आंसर करेगा क्या? विजय, आपका आंसर क्या है? फर्स्ट वाला एसिड से आया है। बिल्कुल सही, एसिड भी कह सकता हूँ। हाइड सिंपल आप बोलो एसिडिक हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप से आया है। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस पहचानोगे कैसे? एग्जामिनर ने तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ दे दी, समझ जाना एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही करानी है। मनीष का आंसर आया है पहला वाला वाटर से आया है। बिल्कुल सही, पहला। ठीक है। इसका मतलब जो दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस मैंने यहाँ से निकाला वो क्या है कि पहला वाला हाइड्रोजन हमारा कहाँ से आया भाई? पहला वाला आया एसिड के हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट से, या मैं कह लूँ हमारे केस में वाटर से निकल के आया। लेकिन दूसरा वाला कहाँ से निकल के आया? हमारे रिएजेंट से निकल के आया, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से निकल के आया। ये 2 बातें जो मैकेनिज्म था, ये 2 बातें मैकेनिज्म से हमें समझनी थी। अगर एग्जामिनर मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछेगा तो इन दोनों बातों में से वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। सही है क्या? तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको और आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है। लेट सपोज कि मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा, एक कीटोन ग्रुप ले लिया और उसके साथ मैंने एक लेट सपोज एक एस्टर ग्रुप रख लिया। ठीक है। रिएक्शन मीडियम में मैंने डाला LiAlH4 पहला, और दूसरा मैंने डाला डिटीरिएटेड वाटर सिस्टम डाल दिया। ठीक है। तो
तो आपको पी प्रोडक्ट बताना है क्या होने वाला है। पी प्रोडक्ट मैं बना के दे देता हूँ, दो ऑप्शंस रख देते हैं आपके सामने। एक मैंने रखा OH, OH हाइड्रोजन, ठीक है। इस सिस्टम पे मैं रख देता हूँ ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम। इसके साथ मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा OD, OD। इस सेंटर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सही है। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं 1 एंड 2। पी प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। एक ऑप्शन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन। पी प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा LiAlD4 एंड मैंने रिएक्शन कंडीशन में क्या डाल दिया इस बार, H3O प्लस डाल दिया, ठीक है। सेकेंड केस का जो प्रोडक्ट है Q प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ऑप्शन बना दूं क्या। इस तरीके से एग्जामिनर ऑप्शंस भी बना सकता है आपके लिए। फटाफट आंसर करिए भाई। यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, इस केस में मैंने ले लिया OD, OD हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और एक तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं OH, OH इस सेंटर पे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एंड यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, सही है। Q का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन किया है 2, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर है आपका P। आपका जो प्रोडक्ट होने वाला है वो सेकेंड प्रोडक्ट सही होने वाला है। वाई, बिकॉज ड्यूटेरियम आपका कहाँ से आएगा, हाइड्रोलिसिस के स्टेप से आएगा, और हमने हाइड्रोलिसिस स्टेप में ड्यूटेरिएटेड वाटर ले रखा है, जबकि हाइड्रोजन हमारा कहाँ से आएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आएगा, सही है। सेकंड का आंसर बताइए भाई, A, B एंड C में से कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है। आयशा का आंसर आया है थर्ड, श्रेया का आंसर 2 एंड 3, दोनों ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। एक बार फिर से चेक करिए। विजय बिल्कुल सही, दोनों रेड्यूस होंगे। किशोर कह रहे हैं C। मनीष का भी आंसर आया है C। श्रेया कह रही हैं A2 एंड B3, बिल्कुल सही। देखो कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो गए क्या, अगर राइटिंग नहीं समझ में आई तो सॉरी। ये क्या था, ड्यूटेरियम, दिस वाज ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कौन से हाइड्रोजन आएंगे, ये दो आएंगे, और वो हमेशा किस सेंटर पे अटैच होते हैं, कार्बन सेंटर पे अटैच होते हैं। ऑक्सीजन से लगा हुआ कहाँ से आता है, हमेशा एसिडिक हाइड्रोलिसिस स्टेप से आता है। तो करेक्ट ऑप्शन वॉज योर सी ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। एक क्वेश्चन आप अपने होमवर्क के लिए ले सकते हो, ये क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। लेट सपोज हमने ले लिया एक एस्टर ग्रुप, ठीक है। इसके प्रेजेंस में ले लेते हैं एक कीटोन ग्रुप, एंड मैंने ले लिया एक एल्डिहाइड ग्रुप, सही है। और रिएक्शन कंडीशन में मैंने डाल दिया पहला NaBD4, और रिएक्शन सेकेंड क्या डाल दिया मैंने, H3O प्लस। यू हैव टू ड्रॉ दी फाइनल प्रोडक्ट Q। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, यू हैव टू, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैकेनिज्म पार्ट से एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है, सही है। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन हो जाएगा ना ये। आयशा का तो आंसर भी आ गया, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस, वेरी गुड। इसमें देखो कीमो सेलेक्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और इसी क्वेश्चन में इसका मैकेनिज्म का भी क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आई होप इजी क्वेश्चन है, आप में से सारे लोग आंसर कर दोगे इसका, ठीक है ना। सेशन को आगे बढ़ाएं क्या, मैकेनिज्म का पार्ट भी खत्म कर लिया है, सेशन को और आगे बढ़ाना है या यहाँ पर रोकूं। किशोर का आंसर है साइक्लोहेक्सेन D। सेशन को आगे बढ़ाऊं या यहाँ पे रोकूं।
Sir, my question is lithium aluminum hydride reacts with carbonyl, but which step fast? K1, K2, K3 and K4. क्या पूछना चाह रहे हो आप? जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा विजय, जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ अप्रोच करेगा ना, वो स्टेप सबसे फास्ट स्टेप होती है। ये बात हमने यहाँ पे भी करी है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ऊपर लेके चलूँ, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करी थी, अगर आप ये आंसर देख रहे हो, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास, वही स्टेप सबसे फास्ट स्टेप होगी। उसी स्टेप के बेसिस पे डिसाइड करोगे कि रेट ऑफ रिडक्शन तेज होगी या फास्ट होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन रेट से पूछे तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बेसिस पे रेट का ऑर्डर जमा लेना। सही है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। निकिता कह रही हैं कंटिन्यू करो, किशोर भी कह रहे हैं आगे बढ़ो। किशोर का आंसर है कीटोन एंड एल्डिहाइड रिड्यूसेस बाय D-। बिल्कुल सही किशोर, आपका आंसर सही है। और लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए क्या? ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर करिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। लेट्स सपोज मैंने रिएक्शन कंडीशन में क्या ले रखा है, एक एस्टर ग्रुप ले रखा है। ठीक है, ठीक है भाई, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का क्वेश्चन ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए होगा। मैं देखता हूँ कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो। मैंने क्या किया है, एस्टर की प्रेजेंस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला। ठीक है, तो अगर मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लेट सपोज कि तुमने बीकर में रिएक्शन ये करनी थी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बीकर में ये रिएक्शन आपको करनी थी। आपने बीकर में एक एस्टर का सोर्स ले लिया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया। उसके बाद तुमने लैब में गए, इधर उधर घूमा, तुमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का डिब्बा ले आए। रिएजेंट्स का डिब्बा होता है, लैब में पड़ा रहता है। तुमने वो डिब्बा उठाया और तुम उसको ले आए। तो जो तुम सॉल्वेंट चूज करोगे वो कौन सा सॉल्वेंट होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे। यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट चूज करोगे तुम, मतलब कि जब भी रिएक्शन कंडक्ट करोगे, ये बात तो श्योर है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तुम्हारा रिएजेंट है, तुमने डिब्बे में से इतना ग्राम वे किया और उसे निकाल लिया, तो उसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तभी तो रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो इस केस में तुम सॉल्वेंट क्या चूज करोगे, ये मुझे जानना है। आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट चूज करोगे कि आप एक पोलर सॉल्वेंट चूज करोगे, और आखिर ऐसा क्यों करोगे, चूज करोगे कौन सा, और मुझे रीजन चाहिए वाई। ठीक है, आयशा का तो आंसर आ गया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कल की क्लास में हम देखेंगे कि हाँ आखिर हम कौन सा सॉल्वेंट चूज करेंगे, और आंसर चाहिए क्यों चूज करेंगे ऐसा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल ऐड कर लो यहाँ पे। अगर तुमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है और एक बार तुमने रैक पे से कौन सा डिब्बा उठा के लाए हो, तुम सोडियम बोरोन हाइड्राइड का लाए हो, और इस बार फंक्शनल ग्रुप तुमने लेट सपोज कीटोन ले लिया जो NaBH4 रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, फिर आपको यही जवाब देना है कि मैं सॉल्वेंट कौन सा चूज करूँगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट चूज करके लाओगे या कोई पोलर सॉल्वेंट चूज करोगे, और फिर से मुझे रीज़न चाहिए आखिर कौन सा करोगे और क्यों करोगे। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जनरली क्वेश्चंस कभी इंटरव्यू में बैठने का आपको मौका मिलेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली इंटरव्यू में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से लैब ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्वेंट के बारे में समझ पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर सकता है, इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। सही है, तो इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जाता हूं। तब कोई पोलर प्रोटिक कह रहा है, कोई पोलर ए प्रोटिक कह रहा है, किशोर ने नॉन पोलर बोला है, तब इसका रीज़न ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, आज के सेशन को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।
इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी। बिल्कुल आयशा, क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे चीज़ों को। इवन जब हम हायर लेवल रिएजेंट्स पे पहुंचेंगे, जब हम मॉडल्स पे पहुंचेंगे, जैसे कि क्रैम्स मॉडल हो गया, इवांस मॉडल हो गया, पेल्किनाल हो गई, प्रिलॉग मॉडल हो गया, या फिर कॉम्प्लेक्स रिएजेंट्स हो गए जैसे एसिमेट्रिक रिएजेंट्स हो गए, या फिर जब हम IBX, टेम्पो, ये जब रिएजेंट्स पढ़ रहे होंगे तो इनके एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इवन जो स्टैंडर्ड बुक्स में एग्जाम्पल्स हैं उनको भी तुम्हारे सामने रखूंगा, ठीक है। पर धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, धीरे धीरे बेस क्लियर करते हुए प्रोसीड करेंगे। कल फिर आपको लाइव मेरे साथ ज्वाइन करना है 6 PM, इसी चैनल पे मिलूंगा आपके साथ, इसी क्वेश्चन का आंसर पूछता रहूँ, आपको आंसर लेके आना है, ठीक है, खोजना है आपको। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी। बिल्कुल किशोर, डेली क्लास चलेगी, रिएजेंट का पूरा लेक्चर सीरीज चलेगा। आपको क्या करना है अपने साइड से, देखो अगर मैं अपने साइड से इतनी एफर्ट डाल रहा हूँ, आपको सेशन को शेयर करना है, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो मैं भी क्या करूँगा, चीज़ों को डिटेल में लेके चलूँगा, ठीक है। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ लेंगे ताकि ये पता लगता रहे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। जो बच्चे MSc एंट्रेंस में हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैब में वाइवा होता है और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेक्चर्स लाइव चलेंगे, डेली चलेंगे। कल मिलते हैं 6 PM पे इसी चैनल पे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।